1 साल तक सोना मत खरीदो, पेट्रोल डीजल की गाड़ियां कम यूज करो, वर्क फ्रॉम होम पर फोकस करो, विदेश यात्रा टालो, खाने की तेल का इस्तेमाल कम से कम करो, इलेक्ट्रिक गाड़ियां या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करो, स्वदेशी की तरफ ध्यान दो। ये अपील मैं नहीं कर रहा हूँ, ये अपील हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने देशवासियों से किया है। हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। अगर हम तेल खाना कम करें तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। साल भर तक हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद लोगों में पैनिक फैलाना नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक करना है। क्योंकि इस अपील के पीछे का कारण है वैश्विक आर्थिक संकट। इस आर्थिक संकट से बचने के लिए पीएम मोदी जी ने देशवासियों को 7 सुझाव दिया है। 1965 एक वक्त ऐसा भी था जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी देशवासियों से अपील की थी कि सप्ताह में 1 दिन का उपवास रखो। उस वक्त अनाज का बहुत संकट चल रहा था, लेकिन उन्होंने लोगों से अपील करने से पहले अपने घर से शुरुआत की थी। उन्होंने पहले अपने परिवार को उपवास करने का अनुरोध किया था और उस वक्त भारत की जनता ने इस अपील को स्वीकारा भी। 8 सितंबर 1962 चाइना और भारत का वॉर शुरू था। उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भी एक अपील की थी कि अपने सोने के आभूषण देश हित में दान कीजिए। उस समय इंदिरा गांधी जी ने सबसे पहले अपने सारे आभूषण देश हित में दान किए थे। तब लोगों ने बढ़ चढ़कर इस दान में हिस्सा लिया था और देश का खजाना भरा था। तो क्या नरेंद्र मोदी जी के इस अपील पर भी लोग ऐसा करेंगे? ये मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूँ। 8 नवंबर 2016 रात के 8 बज रहे थे। हमारे देश के प्रधानमंत्री टीवी पर आते हैं और एक अनाउंसमेंट करते हैं, नोटबंदी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने लोगों से अपील की थी कि अब से 500 और 1000 रुपए के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। इस नोट को जाकर बैंक में बदलवा लीजिए या फिर जमा करवा दीजिए। कि रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। उन्होंने नोट जमा करने या बदलवाने के लिए 30 दिसंबर 2016 तक का समय दिया था। हमारे प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी का कारण बताया था कि जो फेक करेंसी है उसको खत्म करना है और आतंकवादी फंडिंग रोकने के लिए हमने ये कदम उठाया है। लोग बैंक की लाइन में लग गए, लेकिन वास्तविकता ये है कि हमारी करेंसी का 99.30% वापस आ गया। इस नोटबंदी की वजह से लोगों को जो भी परेशानियां हुई उसको भी लोगों ने भुला दिया। भाइयों बहनों, 50 दिन मेरी मदद करें। कितने लोग बैंक की लाइन में मारे गए, फिर भी लोगों ने प्रधानमंत्री जी को सपोर्ट किया। 2019 में प्रचंड बहुमत के साथ देशवासियों ने फिर से नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री चुन लिया। 24 मार्च 2020 रात के 8 बजे फिर से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी टीवी पर आते हैं और राष्ट्र से अपील करते हैं, जो जहां पर है वहीं पर रहे, घर से बाहर न निकले। पूरे देश में 12 बजे के बाद कंप्लीट लॉकडाउन लग जाएगा। कारण था कोरोना। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। ये एक ऐसी वैश्विक महामारी थी जिसने लाखों लोगों को निगल लिया। इस कोरोना और लॉकडाउन की वजह से लोगों को कितनी तकलीफ हुई पूरे देश ने देखा। चलो ठीक है, हम तो जैसे हैं तो निकल जाएंगे, मर जाएंगे, जैसे भी होगा हम निकल जाएंगे। बच्चों को लेकर हम निकल जाएंगे। हम बहुत परेशान हैं साहब, बहुत परेशान। उस दौरान हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश से अपील किया था, थाली बजाओ ताली बजाओ। इस अपील का भी लोगों ने भरपूर समर्थन किया और ताली थाली बजाया। उस दौरान लाखों लोग कोरोना की वजह से मारे गए, लेकिन उस वक्त भी लोगों ने प्रधानमंत्री जी का आह्वान स्वीकार किया। लोगों ने बढ़ चढ़कर इस आपदा में अवसर का समर्थन किया। उसके बाद वैक्सीनेशन की बारी आई, तब भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने लोगों से आह्वान किया कि सभी लोगों को वैक्सीनेशन लेना जरूरी है। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है। उसके बाद पूरे देश के लोगों ने कोरोना का टीका लगवाया। उस वक्त जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मिलती थी उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी की फोटो होती थी और लोगों को कंपलसरी टीका लगवाने के लिए कहा गया, नहीं तो आप कहीं भी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बगैर ट्रैवल नहीं कर सकते थे। लेकिन उस वैक्सीनेशन की वजह से लोगों को बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि किसी भी एज वाले को हार्ट अटैक आ रहा है। लेकिन गवर्नमेंट ने इसे सिरे से नकार दिया और कोर्ट में उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हमने किसी को भी कंपलसरी वैक्सीनेशन के लिए नहीं कहा था। WHO की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोरोना की वजह से लगभग 47 लाख लोगों की मौत हुई थी, लेकिन इस दावे को भारत सरकार ने सिरे से नकार दिया। इसके बावजूद भी हमारे प्रधानमंत्री जी को देशवासियों ने सपोर्ट किया और फिर से एक बार इस देश की सत्ता हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में सौंप दिया। 10 मई 2026
फिर से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने 7 आह्वान दिया है। उन्होंने लोगों से सिर्फ अपील की है कि अगर हम ये 7 पॉइंट का इम्प्लीमेंट करेंगे तो देश का इकोनॉमी ठीक रहेगा। लेकिन दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री जी को इस तरह का आह्वान क्यों देना पड़ रहा है, तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। पहला पॉइंट है पेट्रोल डीजल की बचत। आज ये जो संकट है वो वैश्विक संकट है, क्योंकि ईरान और इजराइल अमेरिका में वॉर हो रहा है। इस वॉर में ना तो अमेरिका झुकने को तैयार है ना ईरान, और इस युद्ध के कारण हमारे क्रूड ऑयल LPG गैस जो हॉर्मुज होकर आते हैं ईरान ने रोक दिया है, जिसके कारण हमारा सप्लाई चेन ठप हो चुका है। हमारी सरकार ये आश्वासन दे रही है कि हमारे पास डीजल, पेट्रोल और गैस की पर्याप्त मात्रा है, कोई भी किल्लत नहीं है। तो ऐसा क्या हुआ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को ऐसी अपील करनी पड़ रही है? इसके पीछे का कारण है हमारा गिरता हुआ रुपया। हमारा रुपया गिरेगा तो हमें क्रूड ऑयल महंगे दर पे मिलेंगे। वैसे ही सरकार को अभी क्रूड ऑयल महंगा पड़ रहा है, जिससे ऑयल कंपनीज को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। गैस के दाम पहले ही बढ़ चुके हैं। घरेलू गैस 60 रुपए महंगा हो चुका है और कमर्शियल सिलेंडर 993 रुपया महंगा हो चुका है। पेट्रोल और डीजल में भी 3 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है और CNG गैस के भी दाम 2 रुपए बढ़ चुके हैं। पेट्रोल 3 रुपए 14 पैसे प्रति लीटर महंगा हो चुका है, जबकि डीजल की कीमतों में 3 रुपए 11 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो चुकी है और इसके अलावा CNG 2 रुपए प्रति किलो महंगा हुआ है। छोटू सिलेंडर जो आम छोटे मजदूर लोग इस्तेमाल करते हैं वो भी 261 रुपए से बढ़ चुका है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पेट्रोल डीजल के दाम और भी बढ़ेंगे। ये तो सिर्फ शुरुआत है। इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अपील की है कि पेट्रोल और डीजल की कम से कम खपत करें। विपक्ष का आरोप है कि पहले हम ईरान से रुपए में ऑयल खरीदते थे, तब ऑयल हमें सस्ता पड़ता था, अब हमें डॉलर में खरीदना पड़ रहा है। हमारे देश की अपोजिशन पार्टियां ये आरोप लगाती है कि हमने अमेरिका के कहने पर ईरान से ऑयल खरीदना बंद किया और जो हम रसिया से ऑयल खरीदते थे उसको बंद करने के लिए अमेरिका ने हमारे देश पर दबाव बनाया था, लेकिन हम शायद फिर भी रसिया से ऑयल खरीद रहे थे। अपोजिशन पार्टियों का आरोप यहाँ तक भी है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री अमेरिका के सामने सरेंडर हो चुके हैं। लेकिन मेरा पर्सनली मानना है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अभी ये युद्ध की वजह से तेल की कीमतें आसमान छू रही है। यूएस के ईरान पर हमले से ठीक एक दिन पहले यानी 27 फरवरी को क्रूड ऑयल की कीमत 71 से 72 डॉलर थी, वो अब 109 डॉलर हो चुकी है। दोस्तों, आपको हैरानी होगी, लेकिन भारत अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है। 2025-26 में यह आंकड़ा लगभग 89% था। मतलब भारत जितना भी पेट्रोल, डीजल या गैस इस्तेमाल करता है उसका 90% हमें आयात करना पड़ता है। अब आते हैं प्रधानमंत्री जी के दूसरे अपील पर। उन्होंने कहा है कि सोना खरीदना टालो। इस आह्वान के पीछे भी कोई ना कोई कारण है। दोस्तों, सोना हमारे भारत के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण आभूषण है। इससे लोगों का एक सेंटिमेंटल जुड़ा होता है। हम भारतीयों के घर में कोई भी फंक्शन हो, जैसे शादी वाला घर, उस माहौल में सोना खरीदना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। लेकिन इस वक्त गोल्ड खरीदना भारत की अर्थव्यवस्था के लिए किसी संकट से कम नहीं है। भारत जितना सोना इस्तेमाल करता है उसका लगभग 80 से 90% हम विदेशों से आयात करते हैं, जिसके कारण हमारा रुपया और कमजोर होते जा रहा है। जैसे कि 2025-26 में भारत का सोने का आयात 2022 में 36.5 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2025 में 71.98 बिलियन हो चुका है, यानी कि 60 अरब डॉलर के करीब। अगर हम गोल्ड खरीदना टालेंगे तो हमारे देश की करेंसी मजबूत हो सकती है। लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा सवाल है, क्या लोग अपने बच्चों की शादियों में भी गोल्ड खरीदना बंद कर दे? अपोजिशन का कहना तो ये भी है कि लोग गोल्ड बेचकर अपना घर चला रहे, तो खरीदेंगे कहाँ से? क्योंकि गोल्ड के दाम भी आसमान छू रहे, तो आम आदमी खरीदेगा कहाँ से? हाँ, जो गोल्ड खरीद सकते हैं उनके लिए प्रधानमंत्री जी का एक संदेश है कि 1 साल तक गोल्ड खरीदना टालो। अब इसके पीछे अपोजिशन वाले और एक पॉइंट उठा रहे हैं। उन 50 लाख लोगों का क्या होगा जो इस इंडस्ट्री में काम करते हैं? इनमें से अधिकतर लोग बंगाल से है। अपोजिशन का कहना है क्या ये सिर्फ बंगाल इलेक्शन के रिजल्ट तक था? रिजल्ट आया और हमारे देश के पीएम ने ऐसा आह्वान दे दिया। विपक्ष टाइमिंग पर सवाल उठा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने जैसे ही चुनाव खत्म हुए जनता से अपील की। अभी हाल ही में आरबीआई ने लगभग 168 मैट्रिक टन सोना खरीदा। भारत सरकार का कहना है कि इससे फॉरेन एक्सचेंज रिवर्स मजबूत होगा। लेकिन विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि एक तरफ आप आम पब्लिक को सोना खरीदने के लिए मना कर रहे हो और दूसरी तरफ गोल्ड का बड़ी मात्रा में आयात कर रहे हो। ऐसा क्यों है? अब हमको इस पॉलिटिक्स में नहीं पड़ना है। अब हम बात करते हैं आगे की। तीसरा अपील हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया कि जैसे हमारी कंपनियां कोविड के समय लोगों से वर्क फ्रॉम होम काम करवाती थी, कुछ समय के लिए इसकी शुरुआत करें। अब देखते हैं इस इम्प्लीमेंट को लागू करने के लिए कितनी कंपनियां आगे आती है और इस आह्वान को स्वीकार करती है। इस अपील के पीछे का कारण है पेट्रोल डीजल की बचत होगी।
चौथा अपील हमारे प्रधानमंत्री जी ने किसानों से की है कि खाद का इस्तेमाल कम करो, क्योंकि इसकी कमी हमारे देश में पड़ने वाली है। खाद का आयात भी बड़ी मात्रा में विदेशों से होता है, जिससे बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च होती है। इसके कारण पीएम मोदी जी ने ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ ज्यादा ध्यान देने के लिए कहा है। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर किसान अभी करेगा तो उस फार्मिंग की फसल को 3 साल तक का समय लग जाएगा, और उसमें भी सिर्फ लगभग 60% ऑर्गेनिक फार्मिंग सक्सेस होती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए खेत को तैयार करने में 3 साल लगते हैं। 3 साल बाद भी 65-70% फेल हो जाते हैं उसमें। भारत अपनी कृषि और घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए हर साल लगभग 150 से 160 लाख मीट्रिक टन रासायनिक खाद और उर्वरक कच्चे माल का आयात करता है। इसमें यूरिया, डीएपी और पोटास मुख्य रूप से शामिल होते हैं। तो अब सवाल उठता है कि इस अपील को किसान कैसे देखता है। दोस्तों, पांचवा अपील, खाने के तेल का इस्तेमाल कम करें। तेल हमारे घर की रसोई की सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है। साथ ही उन्होंने बताया कि राई के तेल का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि राई के तेल में अधिक मात्रा में मिलावट होती है। जैसे कि हमारे देश में जितनी राई का पैदावार नहीं होता है, उससे अधिक मात्रा में तेल का उत्पादन होता है। भारत अपनी खाद्य तेल की जरूरतों का लगभग 50 से 60% हिस्सा विदेश से आयात करता है, जिसमें सालाना अरबों डॉलर खर्च होते हैं। तेल की खपत कम करने से आयात बिल घटेगा और विदेशी मुद्रा बचेगा, जिससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं छठवें अपील की, फॉरेन यात्रा को टालें। इसके पीछे का कारण है विदेशी करेंसी। हमको फॉरेन करेंसी बचाना है, जिसके कारण कम से कम फॉरेन करेंसी खर्च हो और हमारा रुपया मजबूत होने में थोड़ी सहायता मिले। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार भारतीय नागरिक विदेश यात्राओं पर हर साल लगभग 15 अरब डॉलर विदेशी मुद्रा के रूप में खर्च करते हैं। भारत की करेंसी के अनुसार करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए। दोस्तों, सातवीं और आखिरी अपील, पेट्रोल डीजल की गाड़ियों का इस्तेमाल कम करें। इलेक्ट्रिक गाड़ियां या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, जैसे कि मेट्रो, ट्रेन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जिसके कारण पेट्रोल डीजल की खपत कम होगी। लेकिन लोगों का कहना है कि ये सिर्फ आम पब्लिक क्यों करे। विपक्ष का आरोप है कि प्रधानमंत्री जी खुद 15 मई से विदेश यात्रा पर गए। एक्शन लेने के बजाय नरेंद्र मोदी देश से कह रहे हैं कि फॉरेन ट्रिप पर मत जाओ, और नरेंद्र मोदी दुनिया का चक्कर काट रहे हैं। तो ये हालत है। इनके मंत्री लोग गाड़ियों का काफिला लेकर निकलते तब फ्यूल खर्च नहीं होता है क्या? विपक्ष का कहना है इलेक्शन में हेलीकॉप्टर और गाड़ियों का इस्तेमाल प्रचार करने में लगाया था। क्या उस वक्त ईंधन का इस्तेमाल नहीं हुआ था, या सिर्फ ये आह्वान आम आदमी के लिए है? दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7 अपीलों के पीछे बड़ी तस्वीर क्या है। हमने देखा कि कैसे एक वॉर ने हमारी बढ़ती हुई तेल सोना आयात पर निर्भरता और कुछ नीतिगत निर्णयों ने मिलकर एक ऐसा संकट खड़ा कर दिया है, जहां प्रधानमंत्री को जनता से त्याग की अपील करनी पड़ रही है। हमने इतिहास से सीखा कि लाल बहादुर शास्त्री और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भी ऐसा किया था, लेकिन क्या उनका त्याग वास्तविक था? विपक्ष का कहना है कि जब पीएम खुद विदेश यात्रा कर रहे हैं और कॉन्वॉय के साथ रोड शो कर रहे हैं, तो इनकी अपीलों में दम नहीं रह जाता, जिसके कारण लोगों के मन में ये आशंकाएं हो जाती है कि ये अपील सिर्फ हम आम लोगों पर थोपा जा रहा है। मेरा पर्सनली मानना है कि हमारे देश के नेताओं को भी इस अपील पर गौर करना होगा। अभी 12 तारीख को ही बीजेपी के नेता 100 गाड़ियों का काफिला लेकर निकले थे, तो ऐसे में नेताओं को भी कम से कम गाड़ियों का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि ये त्याग हमारे देश के लिए एक नजीर बन जाए। अभी हाल ही में कुछ नेताओं ने अपने गाड़ियों की कटौती की है। अब निर्णय आपका है। एक जागरूक नागरिक के रूप में क्या आप ये त्याग करेंगे? क्या आप अपनी गाड़ी छोड़कर मेट्रो से चलेंगे? क्या आप शादी में सोना खरीदने से परहेज करेंगे? क्या आप खाने के तेल का इस्तेमाल कम करेंगे? क्या हमारे किसान भाई ऑर्गेनिक खेती की तरफ जाएंगे? क्या कंपनियां वर्क फ्रॉम होम के लिए तैयार हो जाएगी? अब यह तय हमको और आपको करना है। क्या ये सिर्फ पॉलिटिक्स भाषण है, या ये आने वाली आर्थिक संकट की तैयारी है? क्योंकि इतिहास गवाह है, जब जब भारत ने मिलकर त्याग किया है, देश और मजबूत बनकर निकला है। मैं ये वीडियो ना तो किसी पार्टी के समर्थन में बना रहा हूँ, ना किसी के विरोध में। मैं बस तथ्यों को आपके सामने रख रहा हूँ, ताकि आप एक जागरूक नागरिक के रूप में निर्णय ले सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट्स में जरूर बताएं प्रधानमंत्री की इस अपील पर आपकी क्या राय है। धन्यवाद। जय हिंद।